कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये कर्क रेखा है जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गलत है। उसके बाद कहता है दूसरा ऑप्शन में गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, ये भी गलत है दोस्तों। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। तो गैस का जो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, तो ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। तो ये अनुच्छेद 312 है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इब्न बतूता 1336 ईस्वी में भारत आया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तालीकोटा का जो युद्ध था वह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों भारत में पहले ब्रिटिश शासन के अधीन 1773 ईस्वी में कंपनी के अधीन बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का संचालन कर रही है। तो दोस्तों ये भारतीय जीवन बीमा निगम कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रथम क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संबंधित होता है कृषि से, और दूसरा क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो होता है उद्योग से, और तीसरा क्षेत्र जो होता है वो कृषि का वो होता है सेवा से। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि उपकरण का निर्माण जो है दोस्तों वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में स्थित है, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र अधिक है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर को बसाया था। तो दोस्तों हैदराबाद शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का वैध डोमेन नेम है। तो दोस्तों डोमेन नेम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि किसी भी संस्था के नेम को ये दर्शाता है, ठीक है। और इसको जैसे कि .org ये क्या दिखाता है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। .com ये दोस्तों ये कमर्शियल या कम्युनिकेशन को दिखाता है। उसके बाद .in जो होता है वो दोस्तों इंडिया का दिखाता है। उसी तरह से .uk तो ये उस देश को दिखाता है। तो ये दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो यहाँ पे पूछता है कि gmail.com, outlook.com और yahoo.com इसमें से कौन वैध डोमेन है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों वैध डोमेन है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डैश कहलाता है। तो दोस्तों किसी पेज को हम लोग सर्वर पर जब कॉपी करते हैं तो उसको अपलोड करना कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अपलोडिंग। क्वेश्चन है ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों
कि अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपने अनुभव, लेख या अवलोकन को लिखा जाता है इंटरनेट पर, उसको ब्लॉग कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में डैश फार्मूला विशिष्ट सेल के संख्याओं के योग को प्राथमिक कार्य है। तो दोस्तों योग का जो प्राथमिक कार्य होता है वो सम होता है। सम की सहायता से हम लोग योग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या डैश को। तो दोस्तों हम लोग कोलैप्स रिबन करने के लिए माउस की सहायता से भी कर सकते हैं, या अगर आप माउस का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 बटन जब दबाते हैं दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो रिबन बटन होते हैं वो कोलैप्स अर्थात छिप जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन सिस्टम के वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। तो दोस्तों ये नाउ ऑप्शन जो होता है वो डेट और टाइम दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर टेबल का नाम बदलने के लिए कंट्रोल आर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कहता है गलत विकल्प का चयन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सही है। एम एस एक्सेल में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसा कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना। तो दोस्तों ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कंट्रोल एफ का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में F3 का उपयोग करके फाइल सेव किया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। F3 का सेव नहीं करके दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप F12 दबाते हैं या दोस्तों F12 बटन सीधे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपको सेव एज करने का ये बटन देता है। तो हम लोग यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें दोस्तों ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मान डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट में होते हैं। देखिए दोस्तों एक्सेल के अंदर मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, और सेल में क्या होता है, या नहीं तो हम सेल के अंदर लेटर को टाइप करेंगे या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो ही प्रकार के हो सकते हैं। तो लेटर को जब हम लोग टाइप करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेता है, ये बाएं तरफ से लिखाएगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर आप नंबर को टाइप करते हैं तो ये राइट अलाइनमेंट ले लेता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है नंबर के लिए, तो ये राइट अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेटर के दाईं ओर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और आपका कर्सर दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके दाईं ओर के टेक्स्ट, इधर वाले टेक्स्ट को मिटाना है तो आप डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक पंक्ति रो में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो ये 409 पॉइंट तक होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करिए। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला, फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं वो वेब ब्राउज़र हैं, जबकि फाइल एक्सप्लोरर कुछ भी नहीं। ऑप्शन ये गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ, जिसको कॉलम कहते हैं, कि चौड़ाई के प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संपर्तिकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो दोस्तों ये हैश का साइन बना देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। तो दोस्तों सम एस क्यू का मतलब होता है यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है ये जो डेटा दिया गया है इसका स्क्वायर करके सम निकालना है। तो दोस्तों देखिए, एक का स्क्वायर एक, प्लस दो का स्क्वायर हो जाएगा 4,
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो दोस्तों इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 16 5 21 और 9 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वर्ड के 2010 वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बंद करने के लिए कंट्रोल W का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डोमेन नाम का विस्तार एक्सटेंशन का उनके संबंधित परिभाषाओं से मिलान करिए। तो दोस्तों देखिए .gov, तो ये गवर्नमेंट की संस्था होगी, तो ये सरकारी एजेंसी, ठीक है, एक का ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिला ये .edu, ये एजुकेशन से संबंधित है दोस्तों, तो ये शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद है कि .net है दोस्तों, ये नेटवर्क से संबंधित है। और .org ये गैर लाभकारी संगठन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला का ए यहाँ पे मैच कर रहा है, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेलिंग चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रिव्यू के अंदर जो होते हैं वो स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल+R का जो प्रयोग किया जाता है वो राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, उसके बाद पेज बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर से हम वाटरमार्क को लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।